तुम्हें नहीं लगता पापा जी के जाने के बाद मम्मी जी कुछ ज्यादा ही आलसी हो गई है? जब देखो अपनी मनमानी करती हैं, और तो और किसी की कुछ सुनती भी नहीं। गरिमा अपने पति पंकज से कहती है। पंकज बोला, हाँ, उनको लगता होगा अभी भी घर में पापा का डिसिप्लिन चलेगा और पापा का डर कायम है, पर वो भूल रही है कि अब उसकी पीठ पर कोई बोलने वाला नहीं है, तो अब उनको हमारे हिसाब से ही रहना होगा। गरिमा बोली, अब देख लो, हर सुबह वो मंदिर का बहाना करके निकल जाती हैं ताकि घर का काम ना करना पड़े और मुझे लेट हो जाए, और पूछने पर कोई ना कोई नियम बता देती है कि पंडित ने ये कहा था, पंडित को ये देना है, वो देना है, जैसे पैसे पेड़ पर फलते हैं। पंकज बोला, छोड़ो मम्मी की बातों को, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। इतना कहकर वो दोनों अपनी तैयारी में लग गए। 5 मिनट बाद पंकज की मां ममता जी ने जैसे ही मंदिर से वापस घर में कदम रखा तो गरिमा बोली, ये क्या मम्मी जी, आपको पता है ना कि हर सुबह मुझे काम पर जाना होता है, फिर आप इतनी देर क्यों करती हैं? मुझे तो लगता है कि आप जानबूझकर ऐसा करती हैं ताकि मुझे ऑफिस में 2 बातें सुनने को मिले, है ना? ममता जी बोली, बहू, मैं मंदिर ही तो गई थी, तुम्हारे ससुर जी को गए हुए आज 4 महीने हो गए थे, सोचा पंडित जी को खाना और दक्षिणा दे दूं। गरिमा बोली, ये अच्छा है, मैंने घर पर पंडित बुलाने से मना किया तो आप वहां जाकर पैसे लुटाई। देखिए, आपकी वजह से कितना लेट हो गई हूं मैं। ममता जी बोली, बहू, क्या अपने घर में मैं अपने स्वर्गीय पति के लिए दान दक्षिणा भी नहीं दे सकती? इतना कहते कहते ममता जी की आंखें भर आई। गरिमा बोली, अब ये सब ड्रामा मत शुरू कर दीजिएगा, मैं पहले ही लेट हो चुकी हूं। ममता जी बोली, 10 मिनट ही तो लेट हुआ है बहू, तो इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? और पंडितों को खाने और दक्षिणा में तुम्हारा कौन सा खजाना खाली हो गया? गरिमा बोली, मम्मी जी, मेरे 10 मिनट भी कम नहीं होते, आपके पास फालतू समय होगा, मेरे 10 मिनट कितने कीमती हैं आपको क्या ही मालूम? आप घर में बैठी रहती हो और फिर बस फालतू के रिवाज बताकर फिजूल खर्च करती हो। अपनी बात कहकर गरिमा पर्स लेकर घर से निकल गई। ममता जी अवाक सी अपनी बहू को जाते हुए देखती रह गई। उन्हें दरवाजे पर खड़ा देखकर पंकज बोला, मम्मी, अब वहीं खड़ी रहोगी या मुझे नाश्ता भी दोगी? उसे तो लेट करवा ही चुकी हो आप, अब मुझे भी लेट करवाओगी क्या? ममता जी बोली, आ रही हूं। जब बेटा ही माँ का सम्मान नहीं करेगा तो बहू से क्या उम्मीद करें? इतना कहते हुए वो रसोई में आकर पंकज के लिए नाश्ता निकालने लगी। पंकज बोला, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। 2 मिनट बाद वो फिर बोला, माँ, और कितनी देर लगेगी? कितना धीरे धीरे काम करती हैं आप, फिर कहती हैं कि तुम लोग मुझे सुनाते हो। आपकी हरकतें ही ऐसी हैं कि आपको कोई सुनाए नहीं तो और क्या करे? नाश्ता लगाते लगाते ममता जी की आंखों में आंसू आ गए, पर पंकज ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और नाश्ता करके काम पर चला गया। बेटे के जाते ही वो अपने पति प्रदीप जी की तस्वीर के आगे रोते हुए बोली, आप क्या गए, इस घर में मेरा सम्मान भी चला गया, वरना आपके रहते बेटे बहू की इतनी हिम्मत थी कि मुझे इतना कुछ कह जाए। रोते रोते ममता जी 5 महीने पहले की बात याद करने लगी। 5 महीने पहले घर का माहौल कुछ और था। छोटा सा परिवार था और प्रदीप जी एक सरकारी अफसर थे, तो घर बाहर दोनों जगह उनका अच्छा खासा रुतबा था। उनका कहना था कि जीवन में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, और ये बात घर की बहू गरिमा को शादी के कुछ दिन बाद ही अच्छे से समझ में आ गई थी। शादी के कुछ दिन बाद एक रोज ममता जी गरिमा से बोली, बहू, शादी के बाद तो तुम लोग घूमने चले गए थे, तो एक काम अधूरा रह गया था। कल संडे है, तो कल तुम जल्दी तैयार हो जाना ताकि हम सब कुलदेवी के मंदिर दर्शन करके आ जाएं। गरिमा धीरे से बुदबुदाई, क्या आफत है, एक संडे ही तो मिलता है, उसमें भी इनको कुलदेवी के मंदिर जाना है। पति और ससुर तो पढ़े लिखे मिले, लगता है सास मुझे बिल्कुल गंवार मिली है। ममता जी बोली, कुछ कहा क्या बहू? गरिमा बोली, मम्मी जी, मैं बोल रही थी कि जाना जरूरी है क्या? ममता जी बोली, हाँ बेटा, हमें तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, कल चलेंगे। कुलदेवी के मंदिर तो जाना ही होता है। शादी के बाद एक बार नवविवाहित जोड़े को कुलदेवी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए ताकि उनका विवाहित जीवन सफल हो सके।
गरिमा बोली, पर मम्मी जी मैं जॉब करती हूँ, एक ही तो संडे मिलता है मुझे, अब उसमें भी ये फालतू के रिवाज। ममता जी बोली, ऐसा नहीं कहते बहू, दर्शन करके ही तो आना है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे लगेंगे और फिर आने के बाद तुम आराम कर लेना, तुम्हें कौन सा काम करना है। गरिमा बोली, मम्मी जी मैंने तो सोचा था कि सुबह लेट से जागूंगी और फिर पंकज के साथ मूवी देखने जाऊंगी। छोड़िए, आप नहीं समझेंगी, एक वर्किंग वुमन और हाउसवाइफ में बहुत फर्क होता है। वर्किंग वुमन आपकी तरह फ्री नहीं होती है और मेरे पास आपकी तरह फालतू वक्त नहीं होता है। वहीं बरामदे में प्रदीप जी अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने गरिमा की बात सुनी तो बोले, बहू ये कैसी बात कर रही हो तुम अपनी सास से। गरिमा एक पल को चुप हो गई, लेकिन फिर बोली, पापा जी क्या गलत कह रही हूं मैं, अब मम्मी जी तो कभी खुद घर के बाहर निकली नहीं है तो इन्हें क्या ही पता है। प्रदीप जी बोले, बेटा तुम्हारी मम्मी जी कमाने के लिए बाहर नहीं निकली है, लेकिन आज उसकी बदौलत ही तुम दोनों कमाने जा रहे हो, तो एक हाउसवाइफ को कम मत समझो और उसकी रिस्पेक्ट करो। गरिमा धीरे से बोली, बहुत अच्छे से जानती हूं मैं ऐसी हाउसवाइफ को, दिन भर घर में बैठी रहेंगी और नए नए पाखंड करती रहेंगी। गरिमा की वो बात प्रदीप जी को सुनाई दे गई। वो कड़क आवाज में बोले, बहू तमीज से बात करो, भूलो मत कि तुम्हारी मम्मी भी एक हाउसवाइफ है, और अगर तुम अपनी सास की इंसल्ट कर रही हो तो कहीं ना कहीं तुम अपनी मम्मी की भी इंसल्ट कर रही हो। क्या तुम अपनी मम्मी को भी ऐसे जवाब देती थी? इस घर में रहना है तो बड़ों को मान सम्मान देना पड़ेगा, और हम कौन सा तुम्हें छुट्टी लेने के लिए कह रहे हैं, बस छुट्टी के दिन 2-3 घंटे ही तो मांग रहे हैं। क्या तुम पर हमारा इतना भी हक नहीं? तब तो गरिमा कुछ कह नहीं पाई थी, लेकिन आज सब बदल गया, क्योंकि 5 महीने पहले प्रदीप जी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बस उसके बाद से सब कुछ बदलता चला गया। बेटे बहू को जो मन में आता था सुना देते थे, जैसा चाहे व्यवहार करते, यहां तक कि पहले जो नौकरानी आती थी उसे भी गरिमा ने हटा दिया। ममता जी को काम करने में समस्या नहीं थी, पर जिस तरीके से बेटा बहू बात करते थे वो उन्हें तकलीफ देती थी। खैर ममता जी यादों से बाहर आई, मानो प्रदीप जी ने मार्ग दिखाया और उन्होंने कुछ निर्णय लिया और उठकर अपने कमरे में आ गई। शाम को जब बेटा बहू घर आए तो नौकरानी को घर में काम करते देखकर हैरान थे। गरिमा बोली, ये मेरे घर में क्या कर रही है, इसे तो मैंने निकाल दिया था ना। वहीं आराम कुर्सी पर बैठी ममता जी बोली, मैंने इसे वापस रखा है, तुम्हारे पापा के जाने के बाद अब मुझसे इतने काम नहीं होते। पंकज बोला, मम्मी आपने किससे पूछकर इसे यहां रखा, और इसकी पगार कौन देगा? ममता जी चश्मा पहनते हुए बोली, ये घर मेरा है और किसी को रखने से पहले मुझे किसी से पूछने या इजाजत लेने की क्या जरूरत है। और रही बात पगार की, तो किराएदार जो किराया देंगे उससे मैं इसको पगार दे दूंगी। गरिमा बोली, अच्छा तो अब आप किराएदार रख रही हैं, सपने देख रही हैं क्या, और कहाँ है आपके किराएदार? ममता जी हंसकर बोली, तुम दोनों और कौन, घर मेरा है और तुम लोग हर वक्त मुझे ही सुनाते रहते हो, भला मैं क्यों सुनूं तुम्हारी? तो मैंने डिसाइड किया है कि या तो तुम इस घर में इज्जत से रहो और मुझे मंथली 12,000 रुपए दोगे तो ठीक है, वरना तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो, ताकि मैं किसी और को किराएदार रख सकूं। और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुझसे, क्योंकि मैं अपना मन पक्का कर चुकी हूं। पंकज बोला, कहना आसान है, पर बुढ़ापे में अकेले रहना उतना ही मुश्किल। क्या आपको लगता है कि आप अकेली रह लोगी? ममता जी बोली, बेटा तुम्हारे पापा के बगैर भी तो रह ही रही हो ना, तो तुम्हारे जैसी औलाद के बगैर तो रह ही लूंगी। तुम जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो, दरवाजा उधर है। ममता जी का एक टूक जवाब सुनकर दोनों को यकीन नहीं हुआ। गरिमा ममता जी से माफी मांगने लगी, पर ममता जी ने कहा, नहीं, अब तुम लोग मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। आखिर उन दोनों को ममता जी की बात माननी ही पड़ी। अब वो लोग ममता जी को महीने के 12,000 रुपए किराया देते। बदतमीजी करना तो अब दूर की बात थी। गरिमा ने पंकज से कहा, अब क्या करें, वो तो मान ही नहीं रही है। पंकज बोला, अब ये वो मां नहीं रही। अरे जो मां अपने बच्चों से किराया ले सकती है उसका क्या ही भरोसा, कहीं वो हमें प्रॉपर्टी से बेदखल ना कर दें, इसलिए चुपचाप रहो।
वो दिन और आज का दिन गरिमा और पंकज प्रदीप जी के बनाए हुए नियम के अनुसार डिसिप्लिन में घर में रहते थे और ममता जी अपने घर में उसी सम्मान के साथ रहती थी जैसे प्रदीप जी के रहते हुए रहती थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।